गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे की क्लास में अपन देखते हैं कि पृथ्वीराज की पराजय के क्या कारण थे। वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से पृथ्वीराज पराजित हुआ। पृथ्वीराज अपने समय का एक महान विजेता एवं योद्धा था। उसने विभिन्न युद्धों में विजय प्राप्त कर अपने समकालीन नरेशों पर अपनी धाक जमा ली थी। वह सूर वीर सैनिक था। सूर सैनिकों, चंदेलों व आबू के परमारों को पराजित कर चुका था। इन सब के अलावा 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में वह महमूद गोरी को भी बुरी तरह धूल चटा चुका था। उसकी सेना भी महमूद गोरी से कम व निर्बल नहीं थी। फरिश्ता के अनुसार उसकी सेना 3 लाख अश्वारोहियों तथा 3000 हाथियों से युक्त थी। खैर उसके पास इतनी विशाल सेना तो नहीं हो सकती, परंतु फिर भी ये उसके पास में बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना थी। इस पर भी उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। आश्चर्य की बात तो है ही, लेकिन कई इतिहासकार उसकी पराजय के कारण अलग अलग बताते हैं। हम यहाँ कुछ कारणों पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट कारण है पृथ्वीराज का अति महत्वाकांक्षी होना। निसंदेह एक शासक को महत्वाकांक्षी होना चाहिए और महत्वाकांक्षा के आधार पर ही वह अपने साम्राज्य को विशाल और विस्तृत बना सकता है। पर पृथ्वीराज चौहान अपनी सामर्थ्य से अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने शासन के अल्प समय में ही उत्तर भारत के कई नरेशों को परास्त कर उन्हें नाराज कर दिया था। इस कारण वह इस युद्ध में उनकी सहायता प्राप्त नहीं कर सका। दूसरा, अदूरदर्शी होना। इसमें कोई संदेह नहीं कि पृथ्वीराज चौहान एक अपूर्व योद्धा था, पर उसमें दूरदर्शिता का अभाव था। यदि उसमें यह अवगुण नहीं होता तो वह 1187 ईस्वी में ही महमूद गोरी के विरुद्ध गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज द्वितीय की सहायता कर देता। इससे संभवतः महमूद गोरी के आक्रमण के समय वह उसकी सहायता करता। महमूद गोरी के आक्रमण पर भारत पर आक्रमण करने के हौसले पस्त हो जाते और वह अपना सा मुंह लेकर गजनी लौट जाता। इस पराजय के उपरांत संभवतः भारत पर आक्रमण करने की कभी सोचता भी नहीं। तीसरा कारण, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज का सजग न रहना। राजनीति बताती है कि शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए और शत्रु जब तक पूर्ण विनाश न कर दिया जाए तब तक विश्राम भी नहीं करना चाहिए। पृथ्वीराज 1191 ईस्वी की विजय के बाद गोरी के हाथ धोकर पीछे नहीं पड़ा। यदि उस समय ही वह उसका पीछा करता और गजनी पहुंचने से पहले ही उसे भारत में समाप्त कर देता तो शायद 1192 ईस्वी में उसे पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता। चौथा कारण है युद्ध के समय शत्रु की बात पर विश्वास करना। युद्ध के समय कभी भी शत्रु द्वारा फैलाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पृथ्वीराज को युद्ध में डटा देखकर महमूद गोरी ने चालाकी से यह खबर फैला दी कि वह अपने भाई के आने से पूर्व युद्ध प्रारंभ नहीं करेगा। भोले राजपूत व उनका स्वामी पृथ्वीराज मुसलमानों की बातों में आ गए। यही कारण था कि जब प्रातःकाल महमूद गोरी ने चौहानों की सेना पर आक्रमण किया तो बहुत से राजपूत निंदा देवी की गोद में आराम की नींद सो रहे थे और उसने अचानक से आक्रमण कर सभी को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार शत्रु की बात पर इतना विश्वास भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, महमूद गोरी की युद्ध नीति। महमूद गोरी ने तराई का ये दूसरा युद्ध एक योजनाबद्ध तरीके से लड़ा था। उसने अपनी सेना के मुख्य अंग को पीछे रखा। हाथी भी इस युद्ध में शामिल थे। घुड़सवारों को उसने आगे बढ़ाया तथा कुछ सैनिक रिजर्व के रूप में उसने पीछे रख दिए। जब अश्वारोहियों के प्रहार से राजपूत सैनिक थक गए तो रिजर्व मुस्लिम सैनिकों ने अचानक राजपूतों पर हमला बोल दिया और
वीरता से युद्ध करते राजपूतों को परास्त कर दिया। इस प्रकार देखते हैं कि उसकी व्यू रचना बड़ी ही सुंदर तरीके से उसने बनाई थी और जिसी के कारण पृथ्वीराज चौहान उसकी योजना में फंस गया और पराजय का मुंह देखना पड़ा। धन्यवाद बच्चों।